हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल ज्योग्राफी बाय कैथल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? तो आज हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी आधारित कक्षा 8 की भूगोल, जो बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो कि है कक्षा 8 भूगोल, इसमें संसाधन एवं विकास, अध्याय 1 संसाधन। क्वेश्चन पहला क्या कह रहे हैं? वैसे संसाधन जिसका एक ही बार प्रयोग संभव हो और भंडार सीमित हो कहलाता है। नवीकरणीय, पुनः नवीकरणीय, पुनर्प्रयोगी और अनवीकरणीय। तो कौन सा हो जाएगा माँ? अनवीकरणीय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन नहीं होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रौद्योगिकी संसाधन है मानव निर्मित, मानक, संभाव्य या प्राकृतिक। तो प्रौद्योगिकी जो आज हम इंटरनेट सब कुछ यूज कर रहे हैं मानव निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 3, वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेना है कहलाता है। क्षरित, अनवीकरणीय, नवीकरणीय या इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? नवीकरणीय। ठीक, क्यों? क्योंकि नवीकरणीय संसाधन अथवा नव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक या पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन होता रहता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, बायो गैस। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कोयला। बाकी ये तीनों हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? छोटा कर लेते थोड़ा। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं विकास संसाधन, जरूरत या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संसाधन। ठीक, क्योंकि संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। क्वेश्चन नंबर 6, निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को कहते हैं सर्वसुलभ, सर्वव्यापक या स्थानिक या सर्वमान्य। इसमें हो जाएगा हमारा स्थानिक। ठीक, क्योंकि जो एक विशेष स्थान पे पाए जाते हैं, जैसे क्रोमाइट हो गया, मोनोजाइट हो गया, ये सब एक विशेष स्थान में ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? जल, लोहा, अभ्रक या मैग्नीज। तो कौन सा हमारा स्थानिक साधन नहीं है? जल। क्यों? क्योंकि ये सर्वसुलभ, लगभग सभी जगह जल पाया जाता है, जबकि लोहा, अभ्रक, मैग्नीज ये एक स्थान विशेष में पाया जाता है, सब जगह नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 8, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एक मात्र अधिकार को क्या कहते हैं? स्वयंभू, पेटेंट, प्रयोज्यता या ऊर्जा। तो क्या कहेंगे इसको? पेटेंट। ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि पेटेंट एक ऐसा कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पाद, खोज, डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा के ऊपर एक अधिकार देता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन को दबी हुई धूप कहा जाता है? चांदी, सेल गैस, सोना या फिर कोयला। दबी हुई, तो दबी हुई में कौन आ जाएगा हमारा? कोयला। क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों को
संसाधनों को उन संसाधनों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मानव जाति के किसी भी कार्य के बिना मौजूद है। उदाहरण जैसे वायु हो गया, जल हो गया, लकड़ी, तेल, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, ये सब आदि। ठीक, ये दबी हुई धूप कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं भारत में? खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, गंगा नदी में या कोसी नदी में? कहाँ पाई जाती है? खंभात की खाड़ी, एक गुजरात के नीचे वाला तट, क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का एक रूप है जो समुद्र के ज्वार और धंसों की प्राकृतिक उत्थान और पतन से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो जल्दी से नवीनीकृत या पुनः पूर्ति कर दिए जाते हैं। दूसरा कह रहा है सभी नवीकरणीय संसाधन मानव पर गतिविधियों द्वारा असीमित और अप्रभावित हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक सही, केवल दो सही है, केवल एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा? केवल इसमें एक सही हो जाएगा, पहला वाला। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित पर विचार करें। कोल, पेट्रोलियम, पानी, प्राकृतिक गैस, उपर्युक्त में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? एक और दो, एक दो चार, दो तीन चार, या उपर्युक्त सभी? तो हमारा कौन हो जाएगा? एक और एक, दो और चार, तीन इसमें नहीं होगा, पेट्रोलियम। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नए सिरे से विकसित करने का समय देना सतत विकास कहलाता है। दूसरा कह रहा है भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें दोनों ही नहीं होंगे, ना तो एक ना तो दो। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। पहला कह रहा है विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, या फिर 1 जुलाई को, या 5 जून को, या 23 सितंबर को। कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को। ठीक। ये 28 नवंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ठीक, जबकि 2023 की थीम थी वन और स्वास्थ्य। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि पर वन फैला है? 29%, 35%, 47% या 39%? तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए 29% पर। ठीक, ये लगभग 2021 की रिपोर्ट के अनुसार है। आगे बढ़ते हैं। अलवण जल पृथ्वी पर कितना प्रतिशत है? 2.1%, 2.7%, 2.5%, 3.2%। कितना हमारा? 2.7%। ठीक, 97.3% जो जल है हमारा लवणीय जल है। ठीक,
मात्र 2.7% ही अलवणीय जल है, यानी जो पीने योग्य है। 97.3% जल पीने योग्य नहीं है। और इसमें से भी अगर 2.7% का निकाले तो 70% जल हमारा नदियों या ध्रुवों पे ही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रेगुर मृदा किसे कहते हैं? लाल मृदा को, काली मृदा को, जलोढ़ मृदा को, लेटराइट मृदा? तो किसको कहते हैं? काली मृदा। किसको? कपासीय मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, क्योंकि कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा है अच्छी मृदा होती है। अगर इसके विस्तार की बात करें तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, करह बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में है? गुमला, लातेहार, पलामू, कोई नहीं। किसमें हो जाएगा? ऑप्शन बी, लातेहार में स्थित है। ठीक है। इसे 1973 में एक वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व बनाने वाला ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। इसे 1986 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक, ये लातेर जिला जो छोटा नागपुर पठार के आसपास पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? मृदा निर्माण के कारक है वायुदाब, जलवायु, चंद्रमा का गुरुत्व या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा? जलवायु। ठीक, क्योंकि जलवायु मृदा निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न विभिन्न जलवायु तत्व जैसे वर्षा, वाष्पीकरण की क्रमवारता और अवधि तथा आर्द्रता एवं तापमान इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं। मृदा संरक्षण की विधियां कौन सी हैं? मल्य बनाना, वेदिका बनाना, समोच्च रेखीय जुताई, उपयुक्त सभी। कौन सा हो जाएगा इसमें? समोच्च रेखीय जुताई, क्योंकि मृदा संरक्षण की सबसे ऊपरी परत को अपरदन होने वाले नुकसान को रोकथाम के लिए ये मृदा संरक्षण के तरीकों में समोच्च रेखीय जुताई के अलावा पट्टीदार खेती, रक्षक मेखलाएं, घास पात से ढकना और फसल चक्रण, ये सारी चीजें मृदा संरक्षण की विधि हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? 2/3 हिस्सा पानी से ढका होने से, 1/3 हिस्सा पानी ढका होने से, वायुमंडल में पानी से भरे बादलों की वजह से, वायुमंडल प्रदूषण की वजह से। हमारा ए सही हो जाएगा, 2/3 हिस्सा पानी से ढके होने से। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? 20%, 11%, 22% या 93%? कितना हो जाएगा हमारा? मात्र 11% भूमि है जो जिस पर हम कृषि कर सकते हैं पूरे के पूरे विश्व में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कैसी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा, वन मृदा, काली मृदा? कौन सी? लेटराइट मृदा, यानी कि जहाँ पे अधिक वर्षा होती है और उच्च तापमान रहता है वहाँ पे लेटराइट मृदा पाई जाती है। ठीक, लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और वर्षा के लिए विकसित होती है। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निस्क्षालन का परिणाम है। बारिश के साथ चूना और सिलिका बहा लिए जाते हैं और लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम यौगिकों से भरपूर मिट्टी पीछे रह जाती है, यानी कि ऊपर रह जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, समोच्च रेखीय रोधिकाओं के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? समोच्च रेखाओं पर पत्थरों, घास, मृदा आदि की रोधिकाएं बनाई जाती हैं और मृदा आवरण को बचाने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। तीव्र ढालों पर सपाट सतह बनाई जाती है ताकि मृदा अपरदन कम हो। चौथा क्या कह रहा है? पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण किया जाता है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सही हो जाएगा? चौथा को ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो चौथा इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों को पकड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो 8 प्रकार की भारत में मृदा पाई जाती है। इसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, जंगली मिट्टी, मरु या शुष्क मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, नमकीन मिट्टी और पीट मिट्टी शामिल है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? कोरोन से, शहतूत के पेड़ से, चीड़ के पेड़ से या ताड़ के पेड़ से? तो शहतूत के पेड़ से। क्वेश्चन नंबर 14, अनावरित चट्टानों का टूटना और क्षय होना क्या कहलाता है? अपक्षय, मृदा अपरदन, गलीज या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहलाएगा? अपक्षय कहलाता है। ठीक। अपक्षय पृथ्वी की सतह पर चट्टानों और खनिजों को तोड़ने या भंग करने का वर्णन करता है। इसमें पानी, बर्फ, अम्ल, लवण, पौधे, जानवर और तापमान में परिवर्तन सभी अपक्षय के कारक हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित पर विचार करें। पहाड़ों की खड़ी ढलान, रेगिस्तान इलाके, नदी घाटी, घने जंगल वाले क्षेत्र। उपर्युक्त क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कम आबादी वाला है? तुम्हारा कौन जाएगा? पहाड़ों की खड़ी ढाल पे कम लोग रहते हैं, रेगिस्तानी इलाकों में कम लोग रहते हैं, नदी घाटी में तो ज़्यादा रहते हैं और घने जंगल वाले क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं। तो 1, 2 और 4 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जोखिम मानचित्र, प्रतिधारी दीवार का निर्माण या वनस्पति में वृद्धि या वनों की कटाई। उपर्युक्त उपायों में से कौन भूस्खलन अल्पीकरण मद कर सकता है? ठीक। कौन सा हो जाएगा इसमें? 1, 2 और 3। वनों की कटाई से मद नहीं होती और उससे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन 17(1), प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल जैवमंडल में पाए जाते हैं। 2 कह रहे जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर निर्भर रहती हैं। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? केवल 2, केवल 1, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दोनों सही कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3, खनिज और शक्ति संसाधन। पहला क्वेश्चन, सतह के निकट स्थित खनिजों को किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है? उत्खनन, प्रवेधन, कूपन, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसमें? उत्खनन द्वारा। ऊपरी सतह जो है, कुछ इसमें हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं उत्खनन के बारे में। उत्खनन किसे कहते हैं? तो उत्खनन यह अन्य उपयोगों के लिए सामग्री का उत्पादन करने में जमीन से राख, रेत, बजरी या खनिज हटाने की प्रक्रिया है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। धात्विक खनिज किन शैलों में पाए जाते हैं? अग्नेय, कायांतरिक, अवसादी या फिर 1 और 2 दोनों में? तो किस में पाए जाते हैं? दोनों में ही पाए जाते हैं। ठीक। क्योंकि धात्विक खनिज अग्नेय और कायांतरिक दोनों प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। अग्नेय चट्टानें पृथ्वी की गहराइयों में पिघले हुए पत्थरों से बनती हैं। कायांतरिक चट्टानें अन्य चट्टानों से बनती हैं जो गर्मी और दबाव के कारण बदल जाती हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। क्यों? ऑस्ट्रेलिया दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह दुनिया के उत्पादन का लगभग 32% भाग रखता है और बॉक्साइट भंडार का लगभग 40% भाग इसी के पास है। आगे बढ़ते। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 1, 2, 3, 4। तो 3 प्रकार के। अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरिक चट्टानें।
क्वेश्चन नंबर 5, खनिज निम्न में से किस संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अनवीकरणीय। क्यों? क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो सीमित स्टॉक में उपलब्ध हैं, यानी कि सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। एक बार ये स्टॉक समाप्त हो जाने के बाद ये नवीकृत या फिर से भरने के लिए मानव जीवन काल की तुलना से अधिक समय ले लेंगे, लगभग करोड़ों साल ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, सोना, तांबा या फिर हीरा? तो रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। ठीक, रानीगंज कोयला क्षेत्र के मुख्य रूप से भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में वर्धमान जिले के आसनसोल और दुर्गापुर उपमंडलों में स्थित होते हैं। यह पड़ोसी जिलों बीरभूम, बांकुरा, पुरुलिया और झारखंड के धनबाद जिले तक फैला हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। झरिया, धनबाद और बोकारो किस राज्य में स्थित है? अभी पढ़ चुके हैं, झारखंड में स्थित। ठीक, झरिया, धनबाद, बोकारो, गोड्डा, गिरिडीह, करभरली, कोलफील्ड, रामगढ़, करनपुरा, डाल्टनगंज, देवगढ़ झारखंड राज्य में सब स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम और इससे उत्पन्न होने वाले उत्पादों को क्या कहते हैं? काला सोना, सफ़ेद सोना, हरा सोना, इनमें से कोई नहीं, तो उसको बोलते हैं काला सोना। पेट्रोलियम को ही बोला जाता है, क्योंकि जब ये अंदर से निकलता है तो एकदम काला काला ही होता है। शोधन के बाद ही हमारे पास यहाँ आता है। अगला 9 नंबर, निम्न में से एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन है? अयस्क, शैल, लौह खनिज या इनमें से कोई नहीं? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, शैल। क्यों? क्योंकि शैल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह होता है। ठीक, यदि एक शैल एक से अधिक खनिजों से बनी होती है तो उसे बहुत खनिज की शैल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, अभ्रक खनिजों का उदाहरण है कौन से? लौह, अलौह, धात्विक या फिर अधात्विक? तो क्या हो जाएगा? अधात्विक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें निकालने योग्य धातु में उनकी रासायनिक संरचना में मौजूद नहीं होती है। अधात्विक खनिजों के उदाहरण स्वरूप जैसे चूना पत्थर, जिप्सम, अभ्रक आदि अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित पर विचार करें कह रहा है। रंग, घनत्व, कठोरता, रासायनिक गुण, उपर्युक्त गुणों में से कौन सा खनिज का प्रकार निर्धारित करता है? 1 2 3, 2 3 4, 3 2 4 या उपर्युक्त सभी? तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि खनिजों की पहचान उनके भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुण जैसे विलेयता के आधार पर ही की जा सकती है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, धात्विक खनिज लौह या अलौह हो सकते हैं। दूसरा कह रहा है धात्विक खनिजों के उदाहरणों में लौह, अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइट, सोना, चांदी, तांबा, सीसा आदि शामिल है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो कौन सा सही जाएगा? एक और दो दोनों ही यहाँ सही है। ठीक, क्यों? क्योंकि धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होते हैं। धातु में कठोर पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा और बिजली का संचालन करते हैं, जिनमें धुत या चमक की विशेषता होती है। जैसे लौह, अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज, अयस्क इसके कुछ उदाहरण भी हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तरी स्वीडन में लौह, अयस्क। फिर 2 कह रहा ओंटारियो कनाडा में कॉपर और निकेल के निक्षेप मिलते हैं। तीसरा कह रहा दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और
प्लेटिनम मिलता है। निम्न में पाए जाते हैं, निम्न में पाए जाते हैं, यानी ये सारी चीज़ें कहाँ आग्नेय और कैंत्रिक शैल में पाई जाती है और सादी चट्टान में पाई जाती है, उपयुक्त दोनों में। तो इसमें ऑप्शन ओ हो जाएगा, आग्नेय और कैंत्रिक चट्टानों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो अभी हमने पीछे पढ़े आए हैं कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4, कृषि। सेरीकल्चर किस प्रकार की कृषि है? तो ये कैसी कृषि है? रेशम यानी रेशम उत्पादन से जो सूती वस्त्र बनाते हैं उससे संबंधित है। ठीक, दूसरा, जब फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वाणिज्य कृषि, मिश्रित कृषि, निर्वाह कृषि, इनमें से कोई नहीं। कौन सा कहलाएगा? वाणिज्य कृषि। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? 52%, 58%, 64%, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, 58% जनसंख्या हमारी कृषि पर निर्भर। ठीक, खेती पैदावार में भारत दुनिया भर में दूसरे स्थान पर। भारत की लगभग 58% आबादी के लिए कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। ठीक, हमारी राष्ट्रीय आय में कृषि का भी बड़ा योगदान है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प का चुनाव करें। प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होता है। दूसरा कह रहा है बैंकिंग, यातायात और विज्ञापन द्वितीय गतिविधियों के उदाहरण है। सी कह रहा है तृतीय गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 में केवल एक ही इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। केवल एक सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? सब्जी से, अंगूर से, मत्स्य पालन से, पशुपालन से? किस हार्टिकल्चर किससे संबंधित है हमारा? सब्जी पालन से। ठीक, जिससे फूल, पौधे और सब्जी की पैदावार से लेकर उसके बाजार में बेचने और उसे लाभ प्राप्त करने पर अध्ययन किया जाता है हार्टिकल्चर के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 6, तृतीय क्रियाएं कौन सी है? व्यापार, बैंकिंग, बीमा, उपरोक्त सभी। क्या हो जाए? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित? बागवानी और शहद से, कीमती खनिज और दलहन से, या डी जूट से? तो हमारा ए सही हो जाएगा, बागवानी और शहद से। ठीक, क्योंकि तृतीय क्रियाओं बागवानी और शहद से। स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है। यह 1991 में शुरू हुआ था। ये कब शुरू हुआ था? 1991 में शुरू हुआ और 2003 तक चला था। स्वर्ण क्रांति के जनक निरपख तुतुज थे। कौन से? निरपख तुतुज। निरपख तुतुज हैं। ठीक, जबकि स्वर्ण क्रांति गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मिट्टी और जलवायु की अनुकूल स्थितिलाकृति किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो किसके लिए महत्वपूर्ण है? विनिर्माण गतिविधि, तृतीय गतिविधि, या
कृषि गतिविधि के लिए। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि गतिविधि के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, पीसी कल्चर संबंधित है रेशम कीट से, मत्स्य पालन से, अंगूर से या फिर फूलों से। तो पीसी कल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। आगे चलते हैं। कृषक परिवार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार की कृषि करते हैं? निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि, मिश्रित कृषि, उपयुक्त सभी। तो कौन सी कृषि करते हैं? 10 में निर्वाह कृषि। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस्पात का विनिर्माण, रोटी सेकना, कपड़े की बुनाई। उपयुक्त कथनों में कौन सी प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण है? 1 2, 1 3 या 2 3। तो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विटीकल्चर गिद्धों का प्रजनन, सेरीकल्चर रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, पीसीकल्चर मछली का प्रजनन, हार्टिकल्चर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना। उपयुक्त में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? 1 2 3, 2 3 4, 1 2 या उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसमें? 2 3 4 सही हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि इसमें विटीकल्चर नहीं आएगा। विटीकल्चर अंगूरों के लिए है, ये गिद्धों के लिए नहीं। ये किसके लिए है? अंगूरों के लिए। अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है विटीकल्चर। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5, उद्योग। हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी कहलाता है? तो गुरुग्राम इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन, तो कौन सा उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है? सूती वस्त्र उद्योग, बी सही हो जाएगा। 3, मत्स्य तेल निर्माण आधारित उद्योग है तो समुद्र से व्हेल मछली पकड़ी जाती है ना, तेल निर्माण के लिए, साबुन बनाने के लिए, बहुत सारी क्रियाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, उद्योगों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? कच्चा माल, आकार या स्वामित्व। तो सभी आधारों पर। खाद्य संसाधन आधारित उद्योग है, खनिज, कृषि, समुद्र, वन। तो क्या हो जाएगा इसमें? कृषि। क्वेश्चन नंबर 6, प्राकृतिक रेशे कौन कौन से हैं? ऊन, सिल्क या कपास। तो क्या हो जाएगा? सभी इसमें आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहला सफल आधुनिक वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो बम्बई में स्थापित किया गया था। कब? ये 1854 में मुंबई में पहली बार आधुनिक सूती मिल की स्थापना की गई थी। ठीक, यह शहर गुजरात और महाराष्ट्र के कपास उत्पादन दोनों के बहुत करीब था। इंग्लैंड के निर्यात के लिए कच्चे माल को मुंबई बंदरगाह लाया जाता था। ठीक, इसलिए कपास शहर में भी उपलब्ध थी। सस्ता प्रचुर श्रम भी यहाँ मिलता था, आज भी मिलता है देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 8, अहमदाबाद किस नदी पर स्थित है, यानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक आधारित उद्योग है? तारपीट, चमड़ा, मिट्टी के बर्तन या फिर रेशा। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रेशा। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड लौह इस्पात संयंत्र किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा या यमुना। तो क्या हो जाएगा इसमें? स्वर्णरेखा नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वस्तुओं का उत्पादन, खनिजों का निष्कर्षण, सेवाओं की व्यवस्था। उपर्युक्त कारकों में से कौन सा उद्योग का हिस्सा है? तो इसमें सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
इस्पात को आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इसे तार बनाया जा सकता है। एल्युमिनियम, निकेल और तांबे जैसे अन्य धातुओं की थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही होगा? तो इसमें दोनों ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टेक्सटाइल शब्द लैटिन भाषा के टैक्सियरे से लिया गया है। 2 कह रहा है प्राकृतिक रेशे ऊन, रेशम, कपास, लिनन और जूट से होते हैं। तो ये दोनों ही सही है। अध्याय 6, मानव संसाधन। मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण लोगों को क्या बढ़ाने के लिए हुआ था? आयु, आवश्यकता, इच्छा या कौशल? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, कौशल। प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? जन्म दर की कमी, मृत्यु दर में कमी, जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर। तो जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर, यहाँ तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? 62.2, 61.7 वर्ष, 67.2 वर्ष या 69.7 वर्ष? तो क्या हो जाएगा इसमें? 67.2 वर्ष। जनसंख्या पिरामिड क्या है? अगला क्वेश्चन। जब किसी क्षेत्र का जब किसी क्षेत्र का घनत्व तो इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं। दूसरा कह रहा है जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखी निरूपण है। तीसरा कह रहा है बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप है। या चौथा कह रहा है जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा को दर्शाता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखी निरूपण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 5, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं स्थलाकृतिक, मृदा, जलवायु। तो मेन रूप से अगर देखा जाए तो इसमें जलवायु है, लेकिन और भी विकल्प स्थलाकृति भी, मृदा भी, उपयुक्त सभी है। तो इसमें सभी हो जाएगा। अगर उपयुक्त सभी ना होता तो यहाँ जलवायु सही हो जाता। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? 326 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो हमारा भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित जन्मों की संख्या को क्या कहते हैं? जन्म दर, मृत्यु दर, शिक्षा दर या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें? जन्म दर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सही है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में। तीसरा कह रहा है विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और यूरोप में रहते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें 1 और 2 ही बस सही है, तीसरा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें मृत्यु दर कम हो रही है, आधार पर चौड़ा और ऊपर तीव्रता से संकरा हो रहा है। यह जापान के लिए पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। तो लगभग यहाँ पे एक ही सही है, केवल एक सही है। ठीक, तो आज के क्वेश्चन समाप्त हो गए। क्लास 8 की जो बुक थी वो हमने ख़त्म कर ली। आप लोगों को सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।